घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। वो बंदूकों और चाकुओं के साथ गांव में दाखिल हुए। गांव वालों को उनके पहुंचने की खबर पहले ही लग गई थी, इसीलिए सब घर छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने खाली घरों में आग लगा दी, पूरा गांव जलने लगा। अब उन्हें गांव वालों की तलाश थी। उन्हें शक था कि गांव वाले जंगल में छिपे हुए हैं, इसलिए वो जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल में झाड़ियों और पेड़ों की ओट लिए दर्जनों गांव वाले मौत के डर से दुबके हुए थे, लेकिन उन्हें खोज लिया गया। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, जो भी मिला उन्हें घसीटते हुए वो फुटबॉल के एक मैदान में ले गए। वहां एक एक करके सारे मर्दों की गर्दनें काट दी गईं। औरतों को वो अपने साथ ले गए। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। जब पुलिस ने आकर बिना सिर वाले धड़ गिने तो गिनती 50 के पार चली गई। ये हम किसी उपन्यास की लाइंस नहीं आपको बता रहे थे, ना ही किसी फिल्म की कहानी। ये हकीकत है। दुनिया के एक देश में लोगों की ऐसी ही गर्दनें काटी जा रही हैं। कुछ दिनों पहले जब फ्रांस में एक टीचर की गर्दन काटी गई तो पूरी दुनिया ने दर्द महसूस किया था, जो कि होना भी चाहिए था। लेकिन जिस देश की बात आज हम करने जा रहे हैं, वह न जाने कितने टीचर्स की गर्दनें रोज़ कटती हैं, गोली मारी जाती है। एक नहीं 50-50 लोगों का एक साथ गला काट दिया जाता है और दुनिया उफ तक नहीं करती है। इस देश में जब भी मासूमों की गर्दनें कटती हैं तो खून लाल ही निकलता है। अपनों की मौत होती है तो परिवार वालों को उतना ही दुख होता है जितना यूरोप या दूसरे किसी महादेश के देश में। यहाँ बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी जाती है और पति को गोली मारकर उसकी पत्नियों, बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। शायद दुनिया में सबसे ख़राब हालात अभी यही हैं, लेकिन जिस दुनिया की हम बात करते हैं उसमें इस देश की घटनाएं मायने नहीं रखती। एक मरे या 50 या 100, ये महज अखबार की एक खबर बनकर रह जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अघोषित रूप से ये मान लिया गया है कि इन देशों के लोगों की नियति ऐसे ही मरने की है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण सरलीकरण है। चलते हैं उस देश में जहां माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ बनने की नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की दुआएं करती हैं। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में एक देश है मोजाम्बिक। इस नक्शे में देखिए, मोजाम्बिक हिंद महासागर के तट पर बसा देश है, जिसकी सीमाएं दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया और दूसरे देशों से लगती हैं। मोजाम्बिक की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है। भाषा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये मोजाम्बिक की इतिहास की एक खिड़की है। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन से जब वास्को दी गामा समुद्री रास्ते से भारत के लिए निकला था तो वो सीधे कलिकट नहीं पहुंचा था। लंबे सफ़र के बीच उसने कई जगह आराम किया। ये आराम उसे मिला अफ्रीका के तटीय देशों में। 1498 के मार्च महीने में दी गामा ने 27 दिन मोजाम्बिक में गुजारे थे। उस वक्त मोजाम्बिक में अरब मुस्लिमों की हुकूमत थी। मुस्लिमों के इलाके में ईसाई नाविकों का विरोध न हो, इस वजह से वास्को दी गामा ने यहाँ खुद को मुस्लिम बताया था और कहा था कि वो तिजारत करने आया है। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका झूठ पकड़ा गया और पुर्तगाल के नाविकों पर जान का खतरा बनाया। भीड़ इनके पीछे लग गई तो भागना पड़ा और जान बचाने के लिए तोप से गोले दागने पड़े। लेकिन मोजाम्बिक और पुर्तगालियों की ये भेंट यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2 साल बाद मोजाम्बिक पर पुर्तगाल ने हमला कर दिया और जीत भी लिया। 1500 से लेकर 1975 तक मोजाम्बिक में पुर्तगालियों की हुकूमत रही। आज़ादी के एक लंबे संघर्ष के बाद मोजाम्बिक को स्वराज मिला, लोकतंत्र भी बहाल हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही हालात ख़राब होने लगे। 1977 में सिविल वॉर शुरू हो गया जो 1992 तक चला। 1994 में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए और सभी पार्टियों ने नतीजे भी स्वीकार किए। मोजाम्बिक में सब कुछ ठीक होता दिखा। इस बीच मोजाम्बिक के सबसे उत्तरी राज्य काबो दिलगादो में गैस के बड़े भंडार मिले। अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों ने गैस निकालने के लिए करार साइन कर लिए। मोजाम्बिक भी तरक्की की राह पर तेज़ी से दौड़ने लगा। और फिर आता है 2017 का साल। 2017 में कुछ हथियारबंद लोगों ने काबो दिलगादो राज्य में एक थाने पर हमला किया। हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, कुछ जख्मी भी हुए। मोजाम्बिक की सरकार को लगा कि शायद ये कोई बदमाश होंगे, उन्हें क्रिमिनल कहा गया, लेकिन यह आकलन गलत था। थाने पर हमला पहला था, आखिरी नहीं। 2017 से एक के बाद एक हमले होते गए। कई सरकारी इमारतों को कब्जे में ले लिया गया। यह हथियारबंद गुट इतना मजबूत हो गया कि राज्य के मियोंदुबे और मैकोमिया जिलों में लगभग इसका कब्जा हो गया। जाहिर है ये क्रिमिनल्स नहीं थे, ये इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स थे। इनकी पहचान अल-शबाब गुट के रूप में हुई। असल में अल-शबाब अफ्रीका के ही सोमालिया देश का एक बड़ा खूंखार आतंकी गुट है, लेकिन मोजाम्बिक वाले अल-शबाब का सोमालिया वालों से कोई ताल्लुक नहीं है।
इनका ताल्लुक है इराक और सीरिया वाले इस्लामिक स्टेट से। जिस इस्लामिक स्टेट को इराक में ख़त्म करके अमेरिका दुनिया से बधाई ले रहा है, उससे जुड़े संगठन की जड़ें मोज़ाम्बिक में मजबूत हो रही हैं। मोज़ाम्बिक का अल-शबाब गुट यहाँ इस्लामिक स्टेट बनाने की मकसद से कत्ले-आम किए जा रहा है। मोज़ाम्बिक में करीब 56% क्रिश्चियंस हैं और 18% मुस्लिम, बाकी कबीलाई मान्यताओं वाले लोग हैं। मुस्लिम मोज़ाम्बिक के उत्तरी हिस्से में हैं, यानी काबो देलगादो राज्य में ज़्यादा हैं, और इसी ज़मीन पर कुछ चरमपंथी मुस्लिमों को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए खाद पानी मिलता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में दक्षिणी अफ्रीकी मामलों की निदेशक रही स्टेफनी एमाडेओ के मुताबिक मोज़ाम्बिक में धार्मिक गुटबाजी पहले से नहीं थी, इस्लामिक कट्टरपंथ भी नहीं था, ये बाहर से मोज़ाम्बिक में भेजा गया है। मोज़ाम्बिक के मुस्लिमों को स्कॉलरशिप देकर बाहर पढ़ने बुलाया गया और फिर कट्टरपंथी इस्लामिक शिक्षा दी गई। इस्लामिक स्टेट के लिए उनका ब्रेन वॉश हुआ और ये आइडिया इसीलिए कामयाब हो गया क्योंकि काबो देलगादो पिछड़ा राज्य है, यहाँ गरीबी है, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो मुस्लिम युवाओं को भड़काकर अल शबाब में शामिल करना थोड़ा आसान था। अल शबाब का मतलब यही होता है यूथ। अल शबाब के हमलों में पिछले 3 सालों में करीब 2000 लोगों की मौत हो गई है अब तक, जिनमें करीब 60% आम नागरिक हैं। गैर मुस्लिम अल शबाब के निशाने पर ज़्यादा रहते हैं और ये आतंकी उन मुस्लिमों को भी नहीं बख्शते जो उनका साथ देने से इनकार करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी में नहीं मानते हैं। इसी साल अप्रैल में भी 50 युवाओं का एक साथ सिर काटा गया, जिसका जिक्र हमने किया। हिंसा की वजह से 3 लाख लोग काबो देलगादो छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, जो राज्य की 13% आबादी के बराबर है। लगभग 8 जिलों में इन आतंकियों का दखल है और इन जिलों में इस्लामिक आतंकियों के डर से गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। जो गाँव खाली नहीं हुए हैं वहाँ वैसी ही घटनाएं होती हैं जैसी मुआतिदे गाँव में हुई। बीते शुक्रवार को अल शबाब के आतंकी मुआतिदे गाँव पहुँचे। पहले से खबर पाकर गांव वाले जंगल की तरफ भाग गए थे। अल शबाब के लोगों ने गांव में आग लगा दी और जंगल से लोगों को पकड़ना शुरू किया। शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन तक वो जंगल से लोगों को खोज कर फुटबॉल के एक फील्ड में लाते रहे और एक एक करके गला काटते गए। 50 से ज़्यादा लोगों की इस दौरान हत्याएं हुई। जब मुआतिदे गांव में ये घटना घटित हो रही थी तो पास ही के ननजबा में भी आतंकियों ने धावा बोला। आते ही उन्होंने गांव में फायरिंग शुरू कर दी, 2 लोगों के गले काट दिए और महिलाओं को उठा कर ले गए। मोज़ाम्बिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। ऐसी घटनाएं अब मोज़ाम्बिक में आम दिनचर्या का हिस्सा हो गई हैं। मोज़ाम्बिक इस चरमपंथ से निपटने के लिए दुनिया भर से मदद मांग रहा है, लेकिन अभी तक वैसी मदद नहीं मिली है जैसी इराक को ISIS के खिलाफ मिली थी, ISIS के खिलाफ मिली थी, माफ़ कीजिएगा। मोज़ाम्बिक लोगों के बेघर होने के संकट से गुजर रहा है। नावों से समंदर के रास्ते लोग भाग रहे हैं और कभी कभी नावें डूब भी जाती हैं। 4 नवंबर को नाव डूबने से हुए हादसे में दर्जनों की मौत हुई थी। बेकसूर चाहे मोज़ाम्बिक में मरे या फ्रांस में, जान की कीमत बराबर होनी चाहिए। उम्मीद है मोज़ाम्बिक को भी इस चरमपंथ से बाहर निकालने में दुनिया को वैसा ही सहयोग समर्थन मिलेगा जैसा फ्रांस के साथ अब फिलहाल पूरे दुनिया के देश रैली हो रहे हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी हांगकांग से है। हांगकांग सरकार ने 4 सांसदों को उनके पद से हटा दिया है। उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगा है। बड़ा सुना सुना लग रहा है। बर्खास्त किए गए 4 सांसद हांगकांग में डेमोक्रेसी के समर्थक रहे हैं। इस फैसले के विरोध में लोकतंत्र समर्थक सभी सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। दरअसल चीन ने हांगकांग के लिए एक नया कानून बनाया है। हांगकांग सरकार नेशनल सिक्योरिटी और विदेशी हस्तक्षेप के नाम पर सांसदों को जब चाहे तब बर्खास्त कर सकती है। किसी भी अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी। विपक्षी सांसदों के एक साथ इस्तीफे से हांगकांग की संसद में चीनी दखल पर कोई रोक नहीं रहेगी। दूसरी सुर्खी इथियोपिया से है। आर्मी और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी TPLF के बीच जंग तेज हो गई है। सेना ने TPLF के 550 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। सिविल वॉर की आशंका अब बढ़ने लगी है। टिग्रे में ज़रूरी सामानों की किल्लत हो चुकी है। सप्लाई वाले ट्रक बॉर्डर्स पर फंसे हैं। अभी तक 6000 लोग इथियोपिया छोड़कर सूडान भाग चुके हैं। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। ब्रिटेन और अफ्रीकन यूनियन ने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन प्रधानमंत्री एबी अहमद अली मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टिग्रे की सरकार को जब तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाएगा, सेना अपना काम करती रहेगी। ये पूरा विवाद 4 नवंबर को शुरू हुआ जब TPLF पर आर्मी बेस पर हमला करने का आरोप लगा। आज की तीसरी सुर्खी बहरीन से है। प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की मौत हो गई है। वो 84 वर्ष के थे। अमेरिका के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अल खलीफा पिछले 50 सालों से देश के प्रधानमंत्री थे, यानी बहरीन की आज़ादी से लेकर अब तक कोई और उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा था।
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का वैश्विक रिकॉर्ड भी अब उनके नाम दर्ज है। जब 2011 में अरब देशों में भ्रष्ट सरकारों को कुर्सी से उतारने वाली क्रांति आई, उस वक्त बहरीन में सलमान अल खलीफा के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे थे। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 11 नवंबर। इस तारीख का संबंध एक स्टेडियम से है जो पहले तो एक नरसंहार का गवाह बना, बाद में उस स्टेडियम में न खेलने की वजह से सोवियत संघ को फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। ये कहानी है चिली के नेशनल स्टेडियम की। साल 1973, सितंबर का महीना। चिली में सेना ने विद्रोह कर दिया। 11 सितंबर को सुबह मिलिट्री के टैंक प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरने लगे। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर से पैलेस पर बम गिराए गए। राष्ट्रपति साल्वादोर अलांदे पैलेस के अंदर थे। उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। वही हुआ। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। साल्वादोर अलांदे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस तख्ता पलट के पीछे एक जनरल का हाथ था, नाम अगस्तो पिनोशे। वो 2 हफ्ते पहले ही कमांडर इन चीफ बने थे। साल्वादोर अलांदे की मौत के बाद पिनोशे का ऐलान सामने आया। चिली में लोकतांत्रिक शासन खत्म कर दिया गया था। एक मिलिट्री जुंता बनाई गई थी। ये सेना के टॉप अफसरों की एक कमेटी थी जो स्थायी व्यवस्था होने तक चिली को चलाने वाली थी। 12 सितंबर से इस जुंता ने एक कोट अनकोट सफाई अभियान शुरू किया। पिनोशे ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। साल्वादोर अलांदे को चिली में काफ़ी लोग पसंद करते थे, इसीलिए मिलिट्री जुंता के विरोध में रैलियां हुई। इससे पिनोशे का काम आसान हो गया। उन्हें दुश्मन तलाशने में कोई परेशानी नहीं हुई। पिनोशे की सत्ता का विरोध करने वालों को चुन चुन कर इकट्ठा किया गया। उन्हें राजधानी सेंटियागो के नेशनल स्टेडियम में ले जाया गया। अगले कई हफ्तों तक ये स्टेडियम एक जेल और टॉर्चर कैंप बना रहा। उन हफ्तों में नरसंहार चला। पिनोशे के विरोधियों की लाशें स्टेडियम के दरवाजे पर टांग दी जाती थीं। तख्ता पलट के 2 महीने बाद सोवियत संघ को फीफा वर्ल्ड कप का प्लेऑफ खेलने चिली आना था, उसी स्टेडियम में जहां एक हफ्ते पहले तक खून से सनी लाशें फैली रहती थी। सोवियत संघ ने कहा, हम ऐसे जगह पर कतई नहीं खेल सकते जहां देशभक्तों की हत्या की गई हो। दरअसल साल्वादोर अलांदे सोवियत संघ से नज़दीकी रखते थे और उनको कुर्सी से हटाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अहम भूमिका निभाई थी। तब फीफा ने किसी और शहर में मैच कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सोवियत सॉकर फेडरेशन ने एक लाइन में जवाब दिया, हमारी टीम चिली में नहीं खेलेगी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब राजनीतिक कारणों से किसी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया हो। अब फीफा ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। 11 नवंबर 1973 को सोवियत संघ को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। टीम पर $1700 का फाइन भी लगाया गया और एंट्री फीस भी जब्त कर ली गई। टूर्नामेंट का फाइनल राउंड 1974 में वेस्ट जर्मनी में खेला गया। वेस्ट जर्मनी ने फाइनल में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो ये था आज का दुनियादारी शो। अब चलते चलते विश्व कविता में आज रोबर्टे फर्नांडिस रेतामार की कविता सुनाते हैं आपको। 1930 में क्यूबा के हवाना में पैदा हुए रोबर्टे एक कवि, समीक्षक और फिदेल कास्त्रो की रिजीम में सांस्कृतिक प्रवक्ता भी थे। की पढ़ाई करने के बाद रोबर्टो ने हवाना, पेरिस और लंदन से साहित्य की पढ़ाई की। कुछ वक्त तक उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी येल में भी पढ़ाया। वो हमेशा आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और कलात्मक अभिव्यक्ति में सामंजस्य बिठाने की बात करते थे। तभी तो क्यूबा की क्रांति के बाद जब वो फिदेल कास्त्रो की सरकार में प्रवक्ता बने तो उन्होंने सभी कवियों की कविताओं को सेंसर कर दिया जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। आइए सुनते हैं उनकी कविता बदलाव, जिसका हिंदी अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। हम जो दोस्त बच गए हैं, हम इस जीवन के लिए किसके देनदार हैं? मेरे लिए काल कोठरी में किसने जान दे दी? मेरी ओर आ रही गोली को किसने अपने दिल पर रोका? शहीद हुए लोगों में से किसकी वजह से मैं जिंदा हूं? मेरी हड्डियों में किसकी हड्डियों का दर्द समाया हुआ है? मेरी भौहों के नीचे से किसकी निकाल ली गई आंखें देख रही हैं? किसके हाथ से लिख रहा हूं मैं? आखिर मैं किसी और के हाथ से लिख रहा हूं। यह फटा हुआ शब्द यानी मैं बचा है उस आदमी से जो मर चुका है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण।
ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।